हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8th साइंस में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमको क्रॉप की प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और फिर अगर क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया तो उसको हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब उसका रख रखाव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन करने में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, मतलब कोई क्रॉप कैसे फाइनल प्रोडक्ट में बनती है, कैसे जमीन में उसको डालते हैं, फिर उसके बाद वो क्रॉप पैदा हो जाती है। पैदा हो जाने के बाद उससे जो है हम कैसे सीड्स या उससे फ्रूट जो निकालते हैं कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आपको क्रॉप है, क्रॉप क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये 3 वर्ड्स हैं। तो क्रॉप जनरली होता क्या है, फसल, ठीक है। जो क्रॉप जनरली क्या होता है कि जो जैसे व्हीट, ठीक है, राइस को ऐसे पैडी बोलते हैं, क्योंकि पैडी का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद हम उसमें से राइस निकालते हैं। इसी तरह और मेनली है, इसके बाद कई फ्रूट्स हैं, कई वेजिटेबल्स हैं, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है। ये सारे क्रॉप्स क्या होते हैं, हमको हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, या हमको खाना जब खाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं क्रॉप। तो इसमें क्रॉप क्या क्या है, प्रोडक्शन मतलब उसको कैसे पैदा करना है, कैसे करना है, फिर पैदा होने के बाद उसमें या क्रॉप को प्रोडक्शन करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन सबको जो है उन्हीं को जो है एक वर्ड मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया गया है। मैनेजमेंट का मतलब वो सारे चीज़ करने के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं और उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे को एक शब्द में मैनेजमेंट वर्ड से डाल दिया गया है। हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके, समझते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में कितने स्टेप हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, उनमें हम क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, हर चीज़ यहाँ जानेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है क्या, नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमको क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर उसका मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अब यहाँ देखिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर देयर लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमको पता है कि हम इसके पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक जो जीवित है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सबको जिंदा रखने के लिए फूड चाहिए होता है। फूड के साथ हमको ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और वो चीजें जब हमको मिलती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस खाने का डाइजेशन करते हैं, रिस्पायरेशन सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल हम आउटसाइड निकालते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, इवन प्लांट भी करते हैं। प्लांट में आप लोग देखिए बबूल, गोंद वगैरह हो निकलता है बबूल के प्लांट में, ये सारी चीजें उनके एक्सक्रीशन मटेरियल्स हैं। और एक्सक्रीशन में क्या है, प्लांट्स में और भी चीज, सूखी पत्तियां, लकड़ियां जो वेस्टेज हो जाती है वो उनका एक्सक्रीशन मटेरियल होता है। उसके तनों में जो छाले होते हैं जो काले काले दिखते हैं, वो सब भी उनके वेस्ट चीजें होती हैं। प्लांट उस तरह से अपना वेस्टेज चीजें निकालता है। ह्यूमन बींग्स जो है यूरिन के द्वारा और क्या कहते हैं, इन सब के स्टूल के द्वारा और पसीने के द्वारा, रिस्पायरेशन के द्वारा ये सारी चीजें जो है अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है। स्क्रीन में नाखून वगैरह के द्वारा भी वेस्ट मटेरियल निकलता है। स्क्रीन चेंजेस होती रहती है, स्क्रीन ट्रांसप्लांट होती है, कभी कभी एक स्क्रीन चेंज होकर दूसरी स्क्रीन भी आती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्लांट जो है एक्सक्रीशन के अंडर में करते हैं। अब क्या है कि प्लांट, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, प्लांट और एनिमल। हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी जानते हैं कि प्लांट है वो भी लिविंग चीज है, लिविंग है, और एनिमल है ये भी लिविंग है। तो एनिमल्स में आपका सारे चीज आते हैं। प्लांट तो पेड़ पौधे हैं जो कि अपना खाना, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। लेकिन लिविंग एनिमल्स जो है किस पे, प्लांट और अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं।
यहाँ पे प्लांट्स में सारे जैसे क्या है बकरियां हैं वो प्लांट पे डिपेंड करती है, उससे हायर एनिमल आर्डर एनिमल जो है छोटे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। उसके बेसिस पे हमें पता है कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, फ्यूचर में फिर से आएगा। ये यहाँ पे हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है क्योंकि चीजें ज्यादा हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स क्या है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स को खाना बनाने के लिए या खाने के लिए जो है प्लांट पे निर्भर रहना पड़ता है। सो एनिमल क्या है, अपनी नीड्स को, अपनी फूड की नीड्स को पूरा करने प्लांट को ग्रोथ करते, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है हमें नेचर में नेचुरली इतने प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते जिससे हमको उनकी सारे खाने की या उनकी फूड की डिमांड्स पूरी हो जाए। तो जब फूड की डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो क्या है, कल्टीवेशन, हमको एडिशनल प्लांट ग्रो करने पड़ते हैं जिससे ये सारी चीजें हमारी फूड की डिमांड हो। जब एडिशनल क्रॉप को हमको क्रॉप का मतलब फसलें होती हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ग्रो करना, हम अपने से ग्रो करना, नेचुरली नहीं मिलते तो उनको हम अपने अलग अलग तरीके से जो है उनको ग्रो करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, उन्हीं को क्रॉप कहते हैं। तो यही क्रॉप जो है, क्रॉप क्यों ग्रो करते हैं, हमको अपने खाने की अपनी नीड्स के लिए हमको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, उस फूड की पूर्ति के लिए हम प्लांट ग्रो करते हैं। प्लांट कई तरह के होते हैं, हम देखेंगे। तो क्या है, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम अगले क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड जो है वाटर और मिनरल्स, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे जो है, और क्या होता है क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल, इनकी सहायता से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उन्हीं का बचा हुआ खाना जो है वो खुद कुछ कंज्यूम करते, उसके बाद बचा हुआ हमको एनिमल्स यूज करते हैं। ये सारा जैसे फ्रूट के फार्म में, स्टीम के फार्म में, लीफ के फार्म में हम लोग जो है उनके एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। एंड एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर फूड सो दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो एनिमल और ह्यूमन बींग्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे हमको अपने बढ़ती हुई खाने की जरूरत को या पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए हमको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, हमको खाना का उत्पादन करना पड़ता है। फिर उसका मैनेजमेंट, मतलब उसको उत्पादन को सही तरीके से उसमें जो है हर एक कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो जो प्रक्रियाएं स्टेप इन्वॉल्व होता है उन्हीं को एक वर्ड मैनेजमेंट के हैं। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन का करने में, जैसे दुकानों पे आपको पहुंचाना, फिर वहां खरीद के लोग खाते हैं, ये सारा चीज प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन, अब आप समझ गए हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों करते हैं और मैनेजमेंट क्यों करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद फिर उनको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसका रख रखाव करना है, क्योंकि एक बार क्रॉप हो गई तो हमको उसको साल भर, गेहूं की एक बार क्रॉप हो जाती है तो हमको साल भर रखना है, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक ही बार होता है लेकिन हमको उसको साल भर चलाना है। पैडी एक बार हो गया, कहीं जगह 2 बार भी होता है। तो जनरली एक पार्टिकुलर एरिया में एक ही बार गेहूं होता है, एक ही बार चावल होता है, एक ही बार पोटैटो होगा, ये सारी चीजें एक बार हो जाएंगी, एक पार्टिकुलर सीजन में हो जाएंगी। तो उनको हमको पूरे साल यूज करना है, उनको साल खाने में एक साथ तो हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको रेगुलर इंटरवल पे हमको पर डे खाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन एक ही बार होता है। तो उस तक बचाए रखने के लिए जो हमको प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं उन्हीं को मैनेजमेंट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करते हैं। प्रोडक्शन के बाद जो मैनेजमेंट करते हैं उसको रखना, स्टोर करना, उसमें कीड़े मकोड़ों से बचाना, फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, पैकेट बनाना, ये सारा जो प्रोसेस होता है उसमें जो भी स्टेप और जो भी चीजें इन्वॉल्व है उनको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब क्या है कि अब हमको क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, कुछ स्टेप इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया कि एग्रीकल्चर क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, क्रॉप को ग्रो करने का जो एक एरिया है, साइंस है, उसको एग्रीकल्चर साइंस कहते हैं। उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं। हमारे पास साल भर में कई तरह के क्रॉप्स का उत्पादन होता है, कई तरह से वेजिटेबल होता है, उनको हम जनरली स्टडी करने के लिए, क्योंकि अलग सीजन में अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, तो उनको एक तरह से एक अच्छे सिस्टमैटिक समझने के लिए उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
When the same kind of plant are grow at one place on a large scale, it is called crop. Crop क्या है? Crop को डिफाइन किया कि एक तरह के पौधे को जो हम एक ही प्लेस पे बहुत अधिक मात्रा में जो ग्रो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप कई तरह की होती, फसलें कई तरह की होती, लाइक सेरेल्स में मतलब से गेहूं चावल ये है। वेजिटेबल सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, ये सारी। फ्रूट्स हैं, सेब है, संतरा है, अमरूद है, ये सारे चीज, आम है, ठीक है। तो ये सारे हैं डिफरेंट क्रॉप्स हैं। कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो ये क्रॉप्स को हम सीजन के आधार पर उनको बांट सकते हैं, क्योंकि गेहूं अलग सीजन में होता है, चावल पैडी अलग सीजन में होता है। इसी तरह एक फल आम अलग सीजन में होगा, संतरा अलग सीजन में होगा, अमरूद अलग सीजन। इसी तरह जो है सब्जियां, आलू अलग सीजन में होगी, गोभी अलग सीजन में होती है। तो इस तरह के सीजन के अकॉर्डिंग टू क्रॉप को हम डिफाइन करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडिया में क्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स। इंडिया इज वास्ट कंट्री, हियर क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर मतलब ताप, गर्मी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? एयर में, हवा में मॉइस्चर कितना है, पानी की मात्रा क्या है, उसको ह्यूमिडिटी के द्वारा है। फिर रेनफॉल, साल भर बारिश नहीं होती, कुछ समय बारिश होती है, फिर बाकी साल बारिश नहीं होती। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की बारिश, जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट में, आपको आसाम वगैरह में अलग है, फिर राजस्थान का पैटर्न अलग है। हर जगह, भारत बहुत बड़ा देश है तो वहाँ पे क्लाइमेट की कंडीशन अलग अलग है, उसके हिसाब से टेम्परेचर अलग अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, बारिश अलग अलग होती है। इसके बेसिस पे देयर इज अ रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के क्रॉप होते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इसके अलावा इतना होते हुए भी हम दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि क्रॉप के पैटर्न दो पार्ट में। एक खरीफ क्रॉप जनरली बारिश के मौसम में होती है, ठीक है, जनरली बारिश के मौसम में होती है, बारिश के मौसम में होती है, और ये जनरली ठंडी के मौसम में होती है, ठंडी के मौसम में होती है, ठीक है। ये है रेनी टाइम की है क्रॉप, ये रेन के टाइम की होती है, ये क्या है, विंटर टाइम होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो खरीफ मतलब आप खराब समझ लीजिए, जब मानसून खराब हो तो उससे खरीफ याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है कि खरीफ खराब मौसम है तो खरीफ मतलब बारिश में मौसम खराब होता है, तो उससे आप एक आइडिया लगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है खरीफ रबी में। कभी पूछा कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं, रबी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो खरीफ को आप बारिश से जोड़ लीजिए और रबी को जो है ठंडी से जोड़ लीजिए, एक का ध्यान रहेगा तो दूसरा अपने आप से याद आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि खरीफ में किस महीने में खरीफ फसलें बोई जाती हैं, उसमें कौन कौन से फसलें होती हैं, कौन कौन से क्रॉप्स होती हैं, और इसी तरह हम रबी के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। खरीफ क्रॉप्स क्या है? दीज क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन। कहाँ पे? बारिश के सीजन में, रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम, बारिश जून से जो है सितंबर तक के महीने में जनरली होती है। कभी जून, अब केरला में 1 जून को मौसम आ जाता है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा 15 जून या 1 जुलाई को आ जाता है। तो इसलिए टोटली जो है इस तरह के 4 महीनों को एक पूरा इकट्ठा भारत को लेते हुए कि जून में भारत के एक पार्ट में बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर तक होती है। सितंबर के बाद बारिश जो है खत्म हो जाती है, रिट्रेटिंग मानसून आ जाता है। तो खरीफ क्या है? बारिश सीजन में होती है, उसका टाइम जून से सितंबर तक होता है, 4 महीनों में क्रॉप बोई जाती है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? पैडी मतलब धान, जिसमें चावल होता है। पैडी से क्या हो? धान होता है, उससे चावल होता है। मैज मतलब मक्का है, सोयाबीन है, तेल निकलता है। ग्राउंड नट है, मूंगफली है। कॉटन है, कॉटन मतलब वो जिससे कपड़ा कपास बनाया जाता है। ये सारे मेन क्रॉप है। इसके अलावा भी कई क्रॉप्स होती हैं, लेकिन ये मेन क्रॉप्स जो है हमको खरीफ में होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ जगह पे बोई जाती है। उसके अलावा कई सब्जियां भी होती हैं, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें बहुत सब्जियां भी आ जाती हैं, फल भी बहुत आते हैं इसमें, इन सीजनों में। तो जैसे यहाँ पे ये पैडी है, देख लीजिए, मैज है, ये कॉटन है, ये सारे आप
फिगर से समझ सकते हैं पैडी क्या है, राइस इसी से बनता है, धान से। मैज है, मक्का है जिसका भुट्टा भी आप खाते हैं भून के। फिर कॉटन है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, रुई का पौधा है। ये सब खरीफ सीजन में होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा सीजन रबी सीजन है, ये ठंडियों में होता है। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी, विंटर रबी। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर, जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद उसका सितंबर में खत्म, अक्टूबर से मार्च तक शुरू हो जाता है। लेकिन अब मार्च के बाद अप्रैल मई 2 महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे खरीफ सीजन हो जाती है। वैसे खरीफ सीजन मार्च या फरवरी से शुरू, सब्जियों के खीरा ककड़ी वाला तरबूज वाला सीजन जो है रबी खरीफ जायद सीजन बोलते हैं उसको, जायद सीजन बोलते हैं। तो मेनली जायद सीजन वेजिटेबल के लिए होता है। तो एग्जाम्पल है रबी में क्या क्या होता है, व्हीट गेहूं, ग्राम चना, मटर, सरसों, लाइन सीड, अलसी वगैरह होती है। ठीक है, ये सारे तेल वाली चीजें। वहां पर भी आपको सोयाबीन और मूंगफली हो रहा था, लेकिन यहाँ सूरजमुखी, मस्टर्ड है, सरसों का तेल है, ये सारी चीजें होती हैं रबी क्रॉप्स में। इसके अलावा क्या है, कई दालें वेजिटेबल भी कई जगह उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ व्हीट है, ये व्हीट है आपका, पी है, मटर है, ये मस्टर्ड मतलब सरसों है। ये सारी फसलें रबी में उगाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक फसल को पूरा, एक क्रॉप को, एक फसल को उत्पादन करने के लिए, लार्ज स्केल के उत्पादन करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं ढेर सारा गेहूं, ऐसे चावल, ऐसे ढेर सारा नहीं होता। उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, उसमें कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कई काम करने पड़ते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक में। वो स्टेप क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से जो है चीजें की जाती हैं। द सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो कई एक्टिविटीज की, कई काम किए जाते हैं जिसके कारण एक किसानों के द्वारा कई काम किए जाते हैं एक समय में, लगभग 3 से 4 महीने में, शुरू से लेके फसल की कटाई तक जो है, बुआई से लेके कटाई, बुआई से पहले और कटाई उसके बाद तक जो है सारा चीज किया जाता है। इन्हीं को क्रॉप प्रैक्टिसेस बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। खेती वाले जो है काम, प्रैक्टिस में एग्रीकल्चर के काम जो प्रैक्टिस, इसमें क्या क्या होता है चलिए देखिए। यहाँ पे 7 स्टेप इन्वॉल्व है, इसमें 7 स्टेप है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। सबसे पहले अभी हम देखेंगे एक स्टेप में मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। फिर सोइंग मतलब फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद क्या किया जाता है, उसमें मैन्योर, खाद डाली जाती है। और ये 2 तरह के खाद हैं, एक मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। फिर उसको पानी भी दिया जाता है, क्योंकि बिना पानी के जो है पौधे तो सूख जाएंगे, उगेंगे भी, नमी चाहिए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम पिट, जब पौधे उग आएंगे तो उसमें कई तरह के ऐसे अनवांटेज घास वगैरह आ जाएंगी जो पौधे की ग्रोथ को रोकेगी, तो उनको कैसे हम बचाएंगे, कैसे निकालेंगे। जब पौधे तैयार हो गए हार्वेस्टिंग करेंगे, उनकी कटाई करेंगे, काट के उससे फल निकालेंगे। पैडी काटने के बाद उससे धान निकालेंगे। धान निकालने के बाद उसमें क्या स्टोरेज करते हैं, उसको इकट्ठा एक जगह रखते हैं, क्योंकि हमको साल भर चलाना है। तो ये सारे स्टेप है, क्योंकि स्टोरेज करने में भी सावधानी, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ये 7 स्टेप एक किसान करता है, तब जाके पूरा उसको उसका मेहनत मिल पाता है, पैसा मिल पाता है। क्योंकि टाइम स्टोरेज करके रखेगा तभी वो बेचेगा और साल भर सप्लाई करेगा। किसान से व्यापारी लेते हैं, सरकार लेती है, बड़े बड़े कंपनियां खरीद की स्टोर करती हैं। ठीक है, और उनको टाइम टू टाइम जैसे जैसे डिमांड होती है वैसे वैसे टाइम टू टाइम बेचती हैं। तो ये 7 स्टेप को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक किसान दिखा है, मिट्टी को क्या है, बैल से, पहले बैल से जुताई करते थे, अभी ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये हार्वेस्टर वगैरह आ गए हैं, तो जो बहुत तेजी से करते हैं। पहले ये इस तरह किया जाता था। तो एक सूखी खेत है, आप हमेशा गांव में या बस से, ट्रेन से जाते हैं तो बड़े बड़े मैदान, आपको खेत के मैदान दिखेंगे, फील्ड दिखेंगे, जहाँ पे खेती के आप जनरली सभी लोग देख सकते हैं इसको। तो क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को, मिट्टी को तैयार करना। जहाँ पे ये मिट्टी है उसको कैसे खेती के लिए तैयार करते हैं वो इसमें बताया गया है। प्रिपरेशन सॉइल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू
टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। आप कहने का मतलब सबसे पहला क्या, एक कठोर, आप देखिए कहीं भी जाइए वहाँ कठोर मिट्टी, आप उससे करेंगे एक डंडी या कुछ भी उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, उसमें नहीं जाएगा क्योंकि एकदम चिपकी रहती है, एकदम टाइट होती है। तो वही कहने का मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, उस मिट्टी को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। पहले वो टाइट मिट्टी को उसको सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको पहले सबसे पहले उसको तो खुदाई करते हैं, और खुदाई के लिए बैल के प्लाव होते हैं, लोहे के इसमें लगे रहते हैं, या तो फिर इस तरह का हार्वेस्टर है जिसमें ढेर सारे लगे रहते हैं। इससे जो है कड़ी मिट्टी को वो तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको लूज करते हैं, उसको 2 बार 3 बार जुताई करने के बाद वो धीरे धीरे बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले टूटते हैं। और अगर नहीं टूटते तो सबसे पहले मिट्टी में पानी डालते हैं, उसको गीला करते हैं, फिर जब वो तैयार हो जाता है, गीला करने का मतलब उसमें नमी आ जाती है, थोड़ा सा ढीली हो जाती है, तब जाके जुताई करते हैं। तो ये देखते हैं कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी बहुत टाइट है तो उसको एक बार सिंचाई करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा वो गीली हो जाएगी, गीली में उसमें नमी आ जाएगी, नमी आ जाने के बाद पानी डालने के, उसकी सिंचाई करने के बाद या प्लाट में पानी डालने के कई बार 5 दिन 10 दिन बाद पानी जब सूख जाएगा, थोड़ा सा टाइट आ जाएगा, भुरभुरापन आ जाएगा, तो फिर जुताई करते हैं। फिर लॉस सॉइल अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट एंड ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू सॉइल। कहने का मतलब जब मिट्टी क्या है मुलायम होगी तो उसमें जो बीज होंगे, उसमें जो जड़ें होंगी निकलेंगी, वो आराम से नीचे तक घुस जाएंगी। अगर टाइट मिट्टी है तो क्योंकि बहुत मुलायम जड़ें होती हैं, उनको नीचे जाने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए हमको मिट्टी को लूज करना होता है। तो लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। कहने का मतलब जब मिट्टी लूज होती है तो उसमें कछुआ वगैरह और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें आराम से होते हैं। ये कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, मिट्टी में जो घास होता है, जुताई के समय जो घास है, पेड़ पौधे हैं, उसमें जो मिल जाते हैं, उन्हीं को क्या सड़ाने का काम करते हैं, उनको खा के जो है मिट्टी में बदलते हैं। और खा के जब ये मिट्टी में बदलते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे उसी को मैन्योर, अभी हम देखेंगे फर्टिलाइजर 2 तरह की होती है, या जो देते एक मैन्योर होता है, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर होता है। तो ये अर्थवर्म जो है हमारे फार्मर के फ्रेंड कहे जाते हैं, अर्थवर्म आर द फार्मर फ्रेंड, क्योंकि ये जो है कि ये सड़े गले चीजों को खाते हैं और उसको मिट्टी में बनाते हैं और उसमें उसको उपजाऊ बनाते हैं, जिससे पौधों को जो है न्यूट्रिएंट मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको सॉइल प्रिपरेशन में उसको मिट्टी को लूज करना होता है ताकि पेड़ पौधे जाएं और उसमें अर्थवर्म और माइक्रोबीज ग्रोथ कर सके। फिर क्या प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। तो ये इस प्रक्रिया को पूरी को जुताई को क्या कहते हैं, टिलिंग या प्लाउइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लाउ विच इज मेड ऑफ वुड या हम क्या है प्लाउइंग का काम जो है यहाँ पे देखिए इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं बैल के द्वारा, और यहाँ पे ये प्लाउ है, नहीं तो फिर ट्रैक्टर्स के हेल्प करते हैं लार्ज स्केल पे। इफ द सॉइल इज वेरी हार्ड ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम। बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं तो उनको तोड़ा जाता है। इट नीड टू ब्रेक दिस क्रम विथ प्लैंक मतलब वो होता है कि लकड़ी का बड़ा सा होता है, उसको उसके ऊपर बैठ के लोग खींचते हैं, जिससे क्या है वो बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। ढेले टूटने के बाद फिर उसको लेबलिंग बराबरी करते हैं, क्योंकि एक जगह से कहीं एक जगह ज़्यादा कहीं एक जगह कम हो जाए, ऊंचाई और नीचा होगा तो ऊंचा नीचा होगा तो हमको इरिगेशन में दिक्कत आएगी, पानी देने में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको एकदम प्लेन एकदम समतल बनाते हैं। हर जगह लगभग कोशिश होती है कि एक प्लेन में रहे। द फील्ड इज लेवल्ड बाय लेबरर फॉर सोइंग एज वेल इरिगेशन फॉर पर्पसेस। तो इसलिए जो है उसको लेबल बनाते हैं ताकि वो पौधे जो है एक बराबर मोटाई में जो है उनको बीज डाला जा सके और फिर सिंचाई करने में भी आसानी हो। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या क्या हो गया, सबसे पहले हम उसको मिट्टी को तोड़ के उसको मुलायम बनाते हैं, और उसमें जो है उस किससे होता है, प्लाऊ से, हल से किया जाता है। वो कभी लकड़ी या आयरन का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, या तो ट्रैक्टर से करते हैं। तो सबसे पहले हमको सॉइल का प्रिपरेशन कर लिया, उसको तोड़ा, फिर बड़े बड़े ढेलों को क्रम्बलिंग किया। तो हमने सबसे पहले क्या है, हमने ब्रेक किया है, ठीक है, सॉइल को क्या किया है, जो टाइट सॉइल को उसको तोड़ा है, ठीक है, टाइट सॉइल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको जो बड़े बड़े ढेले हैं क्रम को, उनको ब्रेक कर तोड़ा है प्लैंक की सहायता से। लकड़ी का बड़ा सा होता है, लट्ठा होता है, उसी पे बैठ के जो है उसको लेबलिंग करते हैं। फिर लेबलर से भी
दोनों काम हो जाता है। उस इस तरह का ऐसे बड़ा सा होता है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे बंधे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ ट्रैक्टर में लग गया, यहाँ पे आदमी खड़ा हो जाता है इसके ऊपर, एक दो लोग, और ये बैल या ट्रैक्टर से खींचते हैं, तो ये दोनों काम कर लेता है। उसको लेबलिंग भी कर देता है और बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो भी तोड़ देता है। अब उसके बाद बीज बोने का काम आता है। तो बीज दो तरह से बोते हैं, एक तो मशीन के द्वारा या तो फिर बैल के द्वारा या हाथ से बोते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीज जब तक बोएंगे नहीं तो फसल कैसे, इसलिए सबसे मोस्ट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड। सबसे जो बीज होता है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें कोई फंगल नहीं लगे जाते हैं, इसलिए उसको सबसे पहले अच्छे बीज लेने चाहिए। अच्छे बीज जो है अच्छी दुकानों में मिले या कई तरह के उसमें केमिकल होते हैं, उसमें डाल के जो है उसको आप जो किसान के यहाँ जैसे पिछले साल का अगर गेहूं है या बीज है वो रखे हैं और उसको सही है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे, उसको फिर से एज अ सीड यूज कर सकते हैं और उसको साफ सुथरा करके उसमें थोड़ा सा केमिकल ट्रीटमेंट डाल के उसको कर लेते हैं। दीज आर द क्लीन एंड हेल्दी सीड फॉर गुड वैरायटी। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। तो अच्छी बीज यूज करते हैं जिससे अच्छी फसल निकले। बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग। तो बीज बोने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह बीज बोया जाता है। बहुत लार्ज फील्ड में तो हम हाथ से नहीं बो सकते, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, देखते हैं क्या है। तो उसमें क्या है, ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं। इट इज अ टूल शेप्ड लाइक फनल। ऐसे कुप्पी की तरह होता है, इस तरह का एक फनल होता है, यहाँ पे ऐसे लगी रहती, कभी इसमें 1 से 2 ऐसे लगी रहती हैं, और क्या है इसमें ऐसे ऐसे आप डालते जाते हैं और ये जमीन में ये ऐसे पतला लगा रहता है, घुसता जाता है, उसी में बीज गिरता जाता है, ठीक है। तो यूज ट्रेडिशनली सीड्स, दीज सीड आर फिल्ड इनटू फनल। इस फनल में जो ऐसे आप हाथ से बीज डालते जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, 2 या 3 पाइप्स होते हैं। दीज इंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। तो इसमें जो है हलों में ऐसे हल में लगे रहते हैं, उसमें ऐसे डालते जाते हैं और वो पियर्स मतलब उसमें घुसते जाते हैं और बगल में बाद में मिट्टी उससे उसको ढकते, मिट्टी से वो ढकता भी जाता है। या तो फिर मशीन से करते हैं, ट्रैक्टर में लगा के। ये इस तरह का है हार्वेस्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे करता है बीज, इसमें इस डिब्बे में जो है बीज भर देते हैं, उसके बाद नीचे से वो जुताई करता जाता है, यहाँ बीज पड़ता जाता है और ये उसको ढकता जाता है, इस तरह का है। सीड ड्रिल कहते हैं। नाउ डे द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। विद हेल्प ऑफ दिस टूल सो द सूट यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग एंड प्रिवेंट डैमेज बाय बर्ड। इट सेम टाइम एंड लेबर। कहने के बाद इससे क्या होता है, ये बीज अंदर तक जाता है, फिर उसको ढक भी देता है, क्योंकि बीज खुला रहेगा तो चिड़िया वगैरह उसको चुग जाएंगी, तो उसके लिए मिट्टी से उसको ढकना भी जरूरी होता है। तो सीड ड्रिलर की मदद से ये कर लेते हैं, इससे जो है जल्दी काम हो जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ, हम पहला काम कर लिए, सॉइल का प्रिपरेशन कर लिए, बीज डाल दीजिए। अब उसके बाद उसमें खाद डालेंगे, क्योंकि खाद की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि जमीन में क्या होती है, अगर एक ही जमीन है वहां बार बार, जैसे सपोज करिए जून टू सितंबर वाली, ठीक है, सितंबर वाली में हम किए, उसके बाद फिर से हम अक्टूबर में किए, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च वाली क्रॉप किए। जैसे इसमें हमने क्या किया, पैडी डाल दिया, पैडी किया, उसके बाद फिर इसमें व्हीट का। तो क्या होगा, मिट्टी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि उसके अंदर पूरी जो है उर्वरक आ जाए, उसमें उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो जाती है एक के बाद। लगातार अगर उसमें एक के बाद एक करेंगे तो उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो उस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए हम 2 तरह के चीजें यूज करते हैं, एक मैन्योर यूज करते हैं, दूसरे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, इन दोनों के जो वेस्ट होते हैं, प्लांट में क्या है,
टहनियाँ, पत्ते, ये सब एनिमल में क्या जो उनका जो है गोबर वगैरह है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक पॉट, एक गड्ढा बनाते हैं, उसी में उसको डाल के ढक देते हैं और इसको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक इसमें ढक देते हैं। और ये क्या है, धीरे धीरे कीड़े मकोड़ों के द्वारा ये सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या बन जाता है, ये मैन्योर बन जाता है। तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है और ये हार्मफुल नहीं होता और ये मिट्टी की नेचुरल जो है न्यूट्रिएंट पावर वो बनाती है, तो इसका यूज करते हैं। और कभी कभी जो है मैन्योर सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप की हमको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको खाना देने के लिए बहुत ढेर सारा फूड चाहिए। तो हम लोग केमिकल यूज करते हैं जिसको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, फिर उनको खरीद के ले आते हैं किसान और वो टाइम टू टाइम उसमें डालते हैं, खेत में डालते हैं, जिससे पौधों को जो है आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रिएंट मिल जाए और वो ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू क्रॉप, इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। फैलो का मतलब कभी कभी पहले समय में क्या होता था कि एक क्रॉप एक सीजन, जैसे गेहूं बो लिए तो फिर उसमें फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले साल फिर से गेहूं बोते हैं, या कहीं धान बो लिए तो एक बार धान की खेती करने के बाद उसको छोड़ दिए, फिर अगले साल किया, तो उसको मतलब 6-7 महीने वो पड़ी रही, तो इससे उसकी फर्टिलिटी फिर से लौट आती है। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा डिमांड के कारण एक ही खेत में 2-2, 3-3 क्रॉप हो रहे हैं। लोग धान बो रहे हैं, फिर गेहूं बो रहे हैं, फिर जो 2-3 महीना का समय बच गया, अभी मार्च में काट लिए, फिर उधर जून जुलाई में बोना है, तो 2-3 महीने के समय में उसमें सब्जियां लगा दी और दाल लगा दी, तो 3-3, तो खेत खाली ही नहीं रहता। तो उस खेतों के लिए मिट्टी के पास अपने खुद से उसकी उत्पादकता या न्यूट्रिएंट वैल्यू खुद से वो रिगेन करने की क्षमता नहीं रह जाती, तो इसलिए हम उनमें फर्टिलाइजर या एडिशनल मैन्योर डालते हैं। कंटिन्यूअस ग्रो ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, पुअरर मतलब सॉइल सर्टेन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड to replace the soil with nutrient. This process is called manuring. Manuring process क्या है, जिसमें हम manuring is a process in which farmer add manure into the field to replace the soil nutrient. ठीक है, तो मैन्योर यूज करते हैं, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैन्योर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया था, फिर फर्टिलाइजर के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैन्योर में थोड़ा और है, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब पेड़ पौधे एनिमल के वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, सब ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट आर एनिमल स्क्रेट, हमने बता दिया। फार्मर डंप प्लांट एनिमल वेस्ट इन ए पीट, पीट मतलब एक गड्ढा होता है, एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, ये जो चीजें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं और वो सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ पे दिखाया गया है ये इस तरह का, ये फूड वेस्ट है, ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बाद में उसको यहाँ पे प्लांट में डालने का काम किया गया। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल। फर्टिलाइजर आर केमिकल मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, दे आर केमिकल हाई रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि प्लांट्स को यही ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, प्लांट को यही चाहिए, तो ये चीजें जो हैं फैक्ट्रियों में बना के, जैसे यहाँ यूरिया देखो, क्रिफ्की यूरिया है, इसमें क्या यूरिया 46% इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है, ये देखिए, और ये फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसे छिड़काव कर रहे हैं, ऐसे बाल्टी में लेके या पाइप से डाल के वो छिड़काव कर रहे हैं, केमिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे द डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में, डिफरेंस क्या है, मैन्योर क्या है, इजिली मेड यूजिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, जबकि फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्री इन वेल डिफाइंड वे, नो हार्मफुल इफेक्ट एज फुल्ली नेचुरल, ये साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि केमिकल होता है। प्रोवाइड मेनली ऑर्गेनिक मैटर, प्रोवाइड मेनली न्यूट्रिएंट, गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, जमीन के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म
इट इज यूज एक्सेसिव अमाउंट, ज़्यादा करेंगे तो ज़मीन की फर्टिलिटी या उसको तत्व खत्म हो जाती है। नॉट इफेक्टिव, मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, जल्दी असर नहीं दिखाती, लेकिन ये तुरंत असर दिखाती है। इट इज़ चीप होता है और ये कॉस्टली होता है, महंगा आता है। एक बोरी 1000 रुपये तक में आता है, 50 kg लगभग 1000 रुपये के आसपास जाता है। यहाँ पे एक बोरी तो आप घर में रखे रहें तो ऐसे ही भर के ले आ लेंगे, फ्री में ही मिल जाएगा अगर आप गड्ढे में उसको इकट्ठा किए हैं तो। अब मैन्योर के एडवांटेज क्या हैं, यही हमने पहले इसमें भी डिस्कस कर दिया। इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच मेक सॉइल पोरस। सॉइल पोरस का मतलब मुलायम बनाना, ठीक है। मुलायम बनेगा तो उसमें ऑक्सीजन और पानी होल्ड करने की, उसमें अपने पास रखने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी इन जनरल। इट प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट इन स्मॉल अमाउंट। इट मेड फ्रॉम वास्ट प्रोडक्ट्स, सो इन्वायरमेंट इज क्लीन। मतलब जो वेस्ट चीजें हैं उसको खाद में यूज कर लेते हैं, इससे हमारा आसपास का वातावरण भी साफ होता है। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो मुलायम होती है, उसमें पानी ज़्यादा वो सोख लेता है अगर उसमें हम ये डालते हैं तो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तीसरा चौथा इरिगेशन। अब हम बीज दे दिए, खाद भी डाल दिया, वो हमको समय पे पानी भी देना, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो वो सूख जाती है, नमी सूख जाएगी तो प्लांट को पीने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग को पीने के लिए पानी चाहिए तो प्लांट को भी नमी चाहिए। नमी क्या है, वो जमीन से मिलती है, इसलिए हमको जमीन में टाइम टू टाइम पानी देते रहना चाहिए। पानी देने के भी तरीके हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्या मतलब, वो जर्मिनेशन मतलब जो उसमें अंकुरण होना। देखिए चना हो अगर देखिए तो उसमें सफेद सफेद निकलते हैं तो उसी को जर्मिनेशन कहता है। तो ड्राई कंडीशन, सूखे कंडीशन में नहीं होता। हम भी न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। तो अगर पानी उसमें रहेगा तो उसमें जो जमीन में न्यूट्रिएंट है वो इसी की सहायता से, पानी की सहायता से वो प्लांट के हर एक पार्ट में जाता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। तो फ्रोस्ट मतलब जब ठंडियों में क्या होता है, कोहरा पड़ता है उससे, और गर्मी में जो आती है उससे भी प्लांट को बचाता है। द सप्लाई वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट इन डिफरेंट इंटरवल, मतलब महीने 15 दिन में एक बार। गर्मियों में ज़्यादा चाहिए, ठंडियों में थोड़ा कम सिंचाई चाहिए, यही है, उसी को इरिगेशन कहते हैं। इट इज़ नॉट ए गुड फॉर टू डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर एज इट इज़ नॉट फुली रेलिवेंट। तो हम कहने का मतलब बारिश के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि बारिश कभी हुई कभी नहीं हुई, इसलिए हमको अपनी तरफ से उसको पानी समय समय पे देना चाहिए। ए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम विल इंश्योर टाइमली एंड एडुकेट वाटर टू द क्रॉप, दिस विल लीड टू मोर हाइट, ठीक है। ये जो है प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, वो टाइम टू टाइम जो है क्रॉप को देते रहें। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम क्या है, फसल है तो उसको पानी देने के लिए आपको ट्यूबवेल है, कुआं है, नहर है, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। अगर आपको पानी नहीं आया तो पानी, बारिश नहीं हुई तो आपको जब ज़रूरत होगी प्लांट को टाइम टू टाइम पानी देने के लिए जो व्यवस्था करना है उसी को प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। तो क्या क्या है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, अब कहाँ से हम बारिश सिंचाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने पहले बताया, वेल है, कुआं है, ट्यूबवेल है जिसमें नीचे पाइप के द्वारा है, पौंड है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध हैं, कैनाल है, इन सब के द्वारा जो है पानी इकट्ठा करके हम खेतों तक पहुंचाते हैं। जैसे नदी से जो है पानी बांध बना के फिर नहरों के द्वारा खेत तक ले आते हैं, फिर वहाँ सिंचाई करते हैं। यहाँ पे देखिए मोट है, ये है पुल्ली से क्या है, बड़ा सा है, नीचे से बड़ा सा ये चमड़े का हुआ करता था पहले, उसमें ऐसे डोरी बांध के नीचे खींचते थे, फिर खींचने के बाद वो पानी डालते थे। फिर क्या है, चैन पंप है, ठीक है, ये भी एक तरह का तरीका था। अब क्या है, देखली, ये भी एक तरह का तरीका है, ये लकड़ी से नीचे डाल के फिर उठा लेते थे। ये रहट है, ये क्या है कि बैल इसमें लगा दिया और इसमें डोरी लगा देते हैं, वो एक बार खींचता है घुमा के, फिर पानी निकालता है, फिर इस तरह का था। अभी तो ट्यूबवेल वगैरह ये सब सिस्टम तो पुराने सिस्टम थे। तो ट्रेडिशनल मेथड यही था, वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन।
फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। हियर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड। ये अब क्या मॉडर्न मेथड में क्या स्प्रिंकलिंग सिस्टम। ये देखिए ऐसे पाइप डाल देते हैं और इसे फव्वारों से खूब दूर दूर तक पानी फैला देते हैं। इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। यहाँ पे ऐसे नोजल लगाते हैं पिचकारी टाइप का। आर द ज्वाइंट टू मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू पाइप। इस मेन पाइप में जब पानी डालते हैं तो ये पानी ऊपर चढ़ के इनके थ्रू बाहर निकलता है। थ्रू मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट स्प्रिंकल फ्रॉम रोटेटिंग नोजल इट गेट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप एज इफ इट रेनिंग। ऐसा ये फैलाव करता है जैसे बारिश हो रही है। तो ये आप इस तरह से स्प्रिंकल सिस्टम कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या ड्रिप सिस्टम। यहाँ पेड़ के पास ऐसे पाइप डाल दी जाती है, उसमें छोटे छोटे छेद बना देते हैं, उसमें बूंद बूंद पानी निकलता रहता है और ये क्या है पेड़ की जड़ों के पास ही है। इससे जो है पानी की बचत होती है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट जड़ों में। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। बाकी और भी सिस्टम था, डायरेक्ट डाल दिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड। बीड के आप पानी दे दिए, उसमें खरपतवार आ जाते हैं, जैसे जानवर आ गए, तमाम तरह के घासें उगा रही हैं, सर तमाम तरह पेड़ पौधे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए जानवर घुस जा रहे हैं, तमाम पेड़ पौधे आ जा रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या करना है, तो वीड आर द अनडिजायरेबल प्लांट विच में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप इन द फील्ड। तो वीड्स ऐसे प्लांट होते हैं जो पौधों के साथ अपने आप से नेचुरली उगाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो इस वीड को निकालने की जो प्रोसेस होता है उसको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कारण क्या है, बाई कम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट एंड स्पेस एंड लाइट। कहने के बाद ये जो अननेसेसरी जो अनवांटेड चीजें घासें निकल आती हैं वो क्या करती हैं, जमीन से जो प्लांट को क्रॉप को चाहिए वो उससे उसका न्यूट्रिएंट छीनती है, पानी भी ले लेती हैं और क्या करते हैं वहाँ पे जगह भी उसको बढ़ने के लिए जगह भी नहीं देती और उसको ढक लेती है। तमाम देखिए फसलों में देखिए तो इनको निकाला जाता है। निकालने के तरीके हैं या तो हाथ से निकालिए या तो फिर दवाई डाल दीजिए, वीडीसाइड बोलते हैं। वीड कैसे कंट्रोल करते हैं यहाँ दिखाया जाए। देखिए दवा छिड़क रहा है, ये निकल गई है, ये सारी घास। देखिए एक प्लांट है, इसमें तमाम तरह की चीजें हैं, ये छोटे छोटे चीजें हैं, इनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मर यूज मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर द सोइंग। कहने का मतलब क्रॉप बोने से पहले उसको जुताई करते हैं तो बहुत घास अपने आप खत्म हो जाती है। क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स which may then dry up and get mixed with soil। ठीक है, the best time for the removal of weed is before they produce flower and seed। जब पौधे कहने के बाद बीज जो प्लांट्स होते हैं अगर उसमें फूल और बीज लग जाएं उससे पहले उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसमें बीज फिर से गिर के फिर अगले साल फिर से वो ग्रो करेंगे। इसलिए जो है जब उनको फूल और बीज निकलने हो तभी वो निकाल दीजिए, खेतों में अननेसेसरी निकाल दीजिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल एंड वीड बाय अपरूटिंग आर कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ खुरपी या ऐसे सीकल्स होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, हाथ से उखाड़िए या काट करके निकालिए। या तो क्या करें, वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय स्प्रिंगिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है, वीडीसाइड आर द केमिकल विच आर यूज्ड टू किल द वीड। ठीक है, इन द फील्ड टू किल वीड दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये जो वीडीसाइड होते हैं सिर्फ उसी पार्टिकुलर तरह की घासों को ही मारते हैं, क्रॉप को नहीं मारते। ऐसा है केमिकल बनाया जाता है जिससे काम आसान होता है लेकिन हार्मफुल भी होता है। यहाँ पे देखिए वीडीसाइड छिड़क रहा है। अब जो है कटाई का, फसल जो है आपकी तैयार हो गई, उसको काटना है, फसल तैयार है तो उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट is mature is called harvesting। In harvesting, crop are pulled out or cut close to ground। Harvesting is also done manually by sickle or by machine। तो harvesting जो है देखिए आदमी ये सिकल से काट रहा है, ठीक है, या तो ये मशीन से कर रहे हैं। मशीन क्या करते हैं, सीधा बड़े बड़े क्रॉप काटता है, उससे उसको थ्रेसिंग भी कर देता है। काटने के बाद हार्वेस्टिंग में दो प्रोसेस है। In the harvested crop, grain seed need to be separated from the chaff with the help of machine called combine।
इट इज इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज प्रोसेस रिमूविंग सीड. ठीक है, जो क्रॉप की सीड है उसको निकालना थ्रेसिंग कहलाता है. तो थ्रेसिंग आदमी आजकल तो मशीन से हो रहा है, वो काट भी लेता है, उसमें से निकाल भी लेता है. नहीं तो पहले क्या है, जैसे ये काट लिया, काटने के बाद भी थ्रेसर होते हैं, वहां पे गेहूं है तो थ्रेसर है, वहां जाके उसको अलग से लगाते हैं और वो गेहूं अलग करता है, उससे भूसे अलग करता है. तो ये दो प्रोसेस होती है. तो हार्वेस्टिंग में जो है आप उसको काटना है, काटने के बाद उससे काफ मतलब उससे भूसा निकालना, क्योंकि उसमें ढेर सारा, अब यहाँ डंठा है तो फसल तो देखिए यहीं पर है, फसल तो यहाँ पे, बाकी ये चीजों को हटाना है, इससे अलग करना है. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं. और जो मशीन है ये कंबाइंड मशीन है जो दोनों एक साथ करती है. अब इसके बाद हमारा क्या काम है, स्टोरेज. अब हमारा ग्रेन आ गया है, ग्रेन उसको कैसे रखते हैं. तो सबसे पहले इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी कीप्ड फॉर लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो कहने में क्रॉप को अगर ज्यादा दिन तक रखना है तो उसको किससे बचाना है, मॉइस्चर से, उससे नमी से बचाना है, क्योंकि वो खराब हो जाएगी, सड़न आ जाएगी. इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाना है, चूहों से बचाना है, और छोटे छोटे चीजों से, दीमक वगैरह से बचाना है. इसके लिए क्या है, सबसे पहले जो क्रॉप आ गई, फसल आ गई, दाने आ गए, उनको अच्छे से सुखाना है ताकि उसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाए. द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर. If freshly harvested grain seed are stored without drying, it may get spoiled or attacked by organism. तो कहने का मतलब हमको उसको पहले सुखाना है, सुखाने के बाद उसको तब स्टोर करना है. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो स्पॉयल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और उसमें कीड़े मकोड़े जल्दी लग जाएंगे और उसमें जर्मिनेशन अगले साल जो उसको सीड के रूप में हम यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो सड़ जाएगी, अंदर से खराब हो जाएगी. यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे क्रॉप को ऐसे बड़े बड़े इसमें स्टोर करके रखा जाता. नहीं तो ये यहाँ पे है, ऐसे स्टोर करके रखा गया बोरियों में. ठीक है. सो इन दिस वे योर चैप्टर इज फिनिश, कंक्लूडेड. देखिए यहाँ पे कुछ समरी है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ह्यूमन ग्रोथ वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. हमने डिस्कस किया कि खाना जो है हमको पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो हमको खाना देने के लिए एग्रीकल्चर करना पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके लिए हमको कई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से गुजरना पड़ता है. तो सेम काइंड ऑफ कोई भी एक फ्रॉस एक जगह पे लार्ज स्केल पे उगाई जाती है, प्लांट को ग्रो किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. इंडिया में रबी और खरीफ क्रॉप है, हमने बात किया. और बीज बोने से पहले क्या टिलिंग, लेवलिंग, प्लाव वगैरह करना होता है, सॉइल प्रिपरेशन करना होता है, फिर उसके बाद बुआई करना होता है, बुआई करने के बाद फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर देना होता है. उसके बाद ये सारे चीजें हैं, हम ये सारा जो है सॉइल में है. फिर पानी देना पड़ता है. ठीक है, वीड निकालना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करना पड़ता है. ठीक है, थ्रेसिंग करना पड़ता है, फिर स्टोरेज में रखना पड़ता है. ठीक है. यहाँ पे यह है कि फूड जो है हम जानवरों से भी लेते हैं, जैसे दूध है, मिल्क वगैरह निकालने, तो उसको क्या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. प्लांट को एग्रीकल्चर कहते हैं, प्लांट को उत्पादन करने की जो टेक्निक है उसको एग्रीकल्चर करते हैं. और जानवरों से जो जानवर लार्ज स्केल में हम करते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारी गाय है, भैंस है, बहुत सैकड़ों की मात्रा में या पालन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजर के बारे में बात किया जा रहा है, कल्टीवेशन है, इरिगेशन है, मेथड ऑफ इरिगेशन हमने डिस्कस किया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड. हार्वेस्टिंग, कटाई करेंगे, स्टोरेज करेंगे. मैन्योर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था. सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड. Thank you.